नमस्कार। आज की विषय वस्तु है एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज एंड सी चेंजेज इन डिसिप्लिनरी एरियाज। ये जो एरियाज हैं, ये एरियाज हैं सोशल साइंस, साइंस, मैथमेटिक्स और भाषाएं, है ना। जगह की वजह से मैंने मैथ लिख दिया है, वो मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेज। दूसरी बात, इसी को अगर हम हिंदी में कहें तो ज्ञान की उन्नति और विषयात्मक परिक्षेत्र में विस्तृत परिवर्तन। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जब ज्ञान का प्रस्फुटन हुआ है तो उससे हर एक क्षेत्र पर, हर एक विषय पर प्रभाव पड़ा है और उस विषय को समझना आसान हुआ है। उस विषय में बहुत सारी चीज़ों का समावेशन हुआ है और वह मानवीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनी है। तो इसमें जो शब्द आया है ज्ञान, यानी कि एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज, तो ज्ञान की उन्नति से मतलब क्या है, उससे आशय क्या है, पहले आइए इस पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। भारतीय ज्ञानाकाश में ज्ञान से प्रदीप्त विद्वानों की एक विस्तृत श्रृंखला है। निरंतर बदलते कालखंडों ने वैश्विक परिक्षेत्र को बहुत से ज्ञानियों के आलोक से प्रदीप्त किया है। ज्ञान एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, अपने साथ विविध सकारात्मक परिवर्तन करती चलती है जो ज्ञान की उन्नति का पथ प्रशस्त करते हैं। यद्यपि ज्ञान का पथ जो है, ज्ञान प्राप्ति का पथ, वो दुरूह व कंटककीर्ण होता है, पर इस पर चलने वाले विज्ञजन लगातार होते आए हैं। इस प्रकार ज्ञान के क्षेत्र में होने वाली मानव उत्थान में सहयोगी क्रियात्मक तलाश ही ज्ञान की उन्नति को परिलक्षित करती है। यानी ज्ञान की उन्नति क्या है, यहाँ पर इसको स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। ज्ञान की उन्नति की यह बयार अपने साथ परिवर्तनों की आंधी लेकर चलती है जो विविध विषयात्मक परिक्षेत्र में होते हैं। विषयात्मक परिक्षेत्र से मेरा मतलब क्या है, वही जो वहाँ पर अंग्रेजी का टॉपिक को क्लियर करते हुए बताया था। विषयात्मक परिक्षेत्र जो यहाँ पर कोर्स में है वो सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित और भाषाएं हैं। तो जो डिसिप्लिनरी एरियाज हैं यानी विषयात्मक परिक्षेत्र है, आइए इसके कॉन्सेप्ट को भी हम क्लियर कर लें जिससे कि समझना आसान हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारी वीडियोज मैंने देखी और बहुत सारी किताबें देखी, उसमें अनुशासन को लेकर के उसकी व्याख्या की गई जो बिल्कुल गलत है। अनुशासन का वहाँ पर कोई मतलब नहीं है। डिसिप्लिनरी एरियाज का मतलब है कि वह विषयात्मक परिक्षेत्र जो दिए हुए हैं आपके 4 क्षेत्र। तो जब ऋषियों, मनीषियों, वैज्ञानिकों, ज्ञानियों की ज्ञान पिपासा नित नए परिक्षेत्र तलाशती है तो विविध क्षेत्र ज्ञान से आप्लावित हो जाते हैं और उनमें व्यापक परिवर्तन होते हैं। यहाँ जिस डिसिप्लिनरी एरिया की बात की जा रही है वह मुख्यतः बीएड के पाठ्यक्रम से संबंधित है। आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ है। तो इसमें उन डिसिप्लिनरी एरियाज यानी कि विषयात्मक परिक्षेत्र को हम इस प्रकार से क्रम दे सकते हैं। पहला तो वही है सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस, दूसरा है विज्ञान यानी कि साइंस, और तीसरा है गणित यानी कि मैथमेटिक्स, और चौथा है भाषाएं यानी कि लैंग्वेज। इसका अनुशासन से कोई संबंध नहीं, जबकि बहुत सारी वीडियोज में देखने को मिला है और वह उचित नहीं है। क्योंकि आप जब परीक्षा में अपना प्रश्न पत्र पढ़ेंगे तो उसमें जो प्रश्न होगा वो इस प्रदत्त टॉपिक पर होगा और इस टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है कि जो ज्ञान का प्रस्फुटन हुआ है, जो ज्ञान का विकास हुआ है, उससे इन चारों एरियाज में कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं, यह है असल में आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा। तो इसमें एक तो कि ज्ञान की उन्नति हुई है, तो ज्ञान की उन्नति के प्रभाव क्या क्या हैं, इन चारों एस्पेक्ट्स पर इसका हमको अध्ययन करना है। तो ज्ञान की उन्नति के प्रभाव यानी कि इफेक्ट्स ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज। जिस तरह से सूर्य की धूप को हम मुट्ठी में बंद नहीं कर सकते, पुष्प की खुशबू जो है वो विस्तार पाती ही है, उसी प्रकार ज्ञान की उन्नति का प्रभाव भी समग्र क्षेत्रों पर पड़ता है, सारे क्षेत्रों पर। इसमें हमने 4 परिक्षेत्र लिए हैं और इससे एक बड़े क्षेत्र को हम घेरने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन और भी परिक्षेत्र हैं जिन पर कि इस ज्ञान की उन्नति का प्रभाव पड़ता है और निरंतर पड़ता रहेगा। क्योंकि ज्ञान अब सीमित नहीं है, उसे हम किसी दायरे में नहीं बांध सकते, उसे हम किसी घड़े में नहीं रख सकते। आज उसका इतना बड़ा आलोक है, इतना बड़ा आकाश है कि आप समझिए कि हम उसे ज्ञान समुद्र कह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर हम जिन विषयात्मक परिक्षेत्र की बात कर रहे हैं वह विषयात्मक परिक्षेत्रों को हम एक एक करके लेंगे अपनी सुविधा की दृष्टि के हिसाब से।
क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले सामाजिक विज्ञान लिखा है, तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि सामाजिक विज्ञान पर ज्ञान की उन्नति का क्या प्रभाव पड़ा है। इम्पैक्ट ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज ऑन द सोशल साइंसेस। तो हम कुछ बिंदु बना लेते हैं जिससे कि बात करना और आसान हो जाता है। तो सबसे पहली बात कि उसका एक तो प्रभाव ये पड़ा, किसका? ज्ञान की उन्नति का। हमें हर कुछ कहते वक्त ये ध्यान रखना है कि ज्ञान की उन्नति का क्या प्रभाव पड़ा है, ज्ञान की उन्नति का इस विषय पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो हम पहले प्रभाव की बात कर रहे हैं, वह है विविध विषयों का अद्वितीय संयोजन, यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स। जो सामाजिक विज्ञान है, इसकी निरंतर यात्रा को आप लोगों ने, आप वाली पीढ़ी ने बहुत अच्छी तरह से देखा है। हाई स्कूल में जब अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र जैसे पेपर बंद हो गए, तो इन सारों को मिला करके एक कॉम्बिनेशन बनाया गया जिसको कि सामाजिक विज्ञान कहा गया, जिसमें अर्थशास्त्र भी था, नागरिक शास्त्र भी था, भूगोल भी था, तो इतिहास भी था। इन सारे परिक्षेत्रों को उसमें शामिल कर दिया और उसको एक नाम दे दिया सामाजिक विज्ञान। क्योंकि बीएड की ट्रेनिंग हाई स्कूल को पढ़ाने के लिए होती है, तो इस वजह से अब अलग अलग विषय की जगह यहाँ पर सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंसेस के टीचर की आवश्यकता महसूस हुई, जिसमें इनमें से किसी दो विषय में वो पारंगत हो। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा कॉम्बिनेशन हुआ वो बड़ा अद्भुत कॉम्बिनेशन, यानी व्यक्ति हर चीज के बारे में जानने लगा, उसे सारी जानकारी मिलने लगी। तो ये जो ज्ञान की उन्नति हुई तमाम क्षेत्रों में, और उस उन्नति को लेकर के आना था, जन जन तक पहुंचाना था, हर कंठ तक पहुंचाना था, हर मस्तिष्क तक पहुंचाना था, तो उसमें इसकी आवश्यकता महसूस हुई। और इसलिए यहां पर यह कहा जा सकता है कि इसकी उन्नति का एक प्रभाव यह हुआ कि विविध विषयों का अद्वितीय संयोजन करके सामाजिक विज्ञान जैसे विज्ञान का गठन हुआ। दूसरी बात, मानवीय संबंधों के अध्ययन में अमूल्य योगदान, इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशंस। मानव संबंध बड़े जटिल हैं और क्षण क्षण बदलने वाले। कभी करुणा प्रबल होती है, कभी क्रूरता प्रबल होती है, कभी दया प्रबल होती है, कभी प्रेम प्रबल होता है। और ऐसी स्थिति में हम जो मानवीय रिश्ते बनाते हैं, वो मानवीय रिश्ते लंबे समय तक चलते हैं। कुछ लोग ढोते होंगे, लेकिन जिन लोगों ने इसका अध्ययन किया हुआ है, जो लोग समायोजन की शक्ति को पहचानते हैं, जिन्होंने सामाजिक विज्ञान का अध्ययन किया हुआ है, उनके जो मानवीय संबंध है, इन मानविकी विषयों को पढ़ने की वजह से विशिष्ट हो जाते हैं। क्योंकि आप समझिए, समाज हम जैसी इकाइयों का योग ही तो है, और हम जैसी इकाइयां जब इन संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए प्रयास करने लगती हैं, तो समाज, सारा का सारा समाज गुम्फित हो जाएगा। ऐसी स्थिति में इस ज्ञान की उन्नति ने इन सबको मिलाने में, इन सबके संबंधों को बढ़ाने में, इस संबंधों को दीर्घजीवी करने में बहुत बड़ा योगदान किया है। और निश्चित रूप से ज्ञान की उन्नति का प्रभाव इस पर देखने को मिलता है। अगली बात, समृद्ध सामाजिक जीवन का आधार, बेस ऑफ ए प्रॉस्परस सोशल लाइफ। सामाजिक जीवन अगर प्रेममय है, सामाजिक जीवन केवल पैसे से रिच नहीं होता, संबंधों से रिच है, संबंधों से भी वो समृद्ध है, और साथ साथ आर्थिक प्रगति के तमाम सोपान भी तय कर रहा है। अब तक जो गुजरा हुआ है उससे सीखने का प्रयास भी कर रहा है। तो ज्ञान का प्रस्फुटन सामाजिक विज्ञान को रिच कर रहा है, और उसका परिणाम हम लोगों के आर्थिक जीवन पर, राजनीतिक जीवन पर, सामाजिक जीवन पर पड़ रहा है। क्योंकि इतिहास से हम कुछ निष्कर्ष निकाल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ज्ञान की उन्नति का निश्चित रूप से जो प्रभाव एक पड़ा है और जो सकारात्मक परिवर्तन हुआ है, वह समृद्ध सामाजिक जीवन ही है, और यह उस जीवन का आधार बन रही है, ये ज्ञान की उपलब्धता। अगली बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज्ञान की उन्नति के साथ हमने ये समझा कि जब हम रह ही रहे हैं तो क्यों ना अच्छी तरह से रहें। रुग्ण रहना अच्छा है कि स्वस्थ रहना अच्छा है, हम इसमें भेद करना सीख गए। गंदगी अच्छी है कि अच्छाई अच्छी है, यहां तक कि हमारे नेतृत्वकारी शक्तियों ने भी बढ़कर के पहल की, और उसका परिणाम यह हुआ कि स्वस्थ सामाजिक परिवेश, ज्ञान की उन्नति के इस प्रभाव को हमने सामाजिक विज्ञान में देखा। हेल्दी सोशल एनवायरनमेंट, और फिर समूचे लोग
जो इस सामाजिक विज्ञान से जुड़े, जो ज्ञान के क्रमशः बढ़ते हुए चरण ने सामाजिक विज्ञान को जो ऊंचाइयां प्रदान की, उसका एक परिणाम यह हुआ कि स्वस्थ सामाजिक परिवेश का गठन हुआ और उसी की वजह से हम कोरोना जैसी स्थिति से लड़ पाए, पोलियो की ड्रॉप जन जन तक पहुंच सकी। वजह क्या है? क्योंकि ज्ञान का आलोक सबको अपनी चपेट में, अपने परिक्षेत्र में ला रहा है और सभी लोग जान रहे हैं कि हाँ, बहुत सारी बातें ऐसी चल रही थी जो कि उचित नहीं थी, जिन्हें वक्त के साथ बदल जाना चाहिए और वक्त के साथ अगर हम कदम के साथ कदम मिलाकर नहीं चलेंगे तो कहीं हम पिछड़ जाएंगे। और इसका परिणाम ये हुआ उस ज्ञान की उन्नति का कि हमारे सामाजिक परिवेश में परिवर्तन आया और हम सकारात्मक स्थिति को प्राप्त कर सके। स्वस्थ सामाजिक परिवेश, हेल्दी सोशल एनवायरनमेंट के गठन में इस ज्ञान की उन्नति का विशेष प्रभाव है। ये बहुत अच्छा परिवर्तन। अगली बात, एक और परिवर्तन है जिसे कि हम निश्चित रूप से उसको रखे बिना नहीं रह सकते, और वो ये है कि प्राचीन और अद्यतन का अद्भुत समावेश ये हमारे इस वाली पीढ़ी में देखने को मिल रहा है। वंडरफुल मिक्स ऑफ एंशिएंट एंड मॉडर्न। अभी आपने देखा होगा कि सेंगोल और नए संसद भवन में रखा गया, तो सेंगोल एक प्राचीनतम परंपरा और नई संसद, उसकी नई ढंग से साज सज्जा, विश्व में दिखाने लायक स्थल, और किस तरह से इनका अद्भुत सम्मेलन हुआ, तो कहीं ये ज्ञान की उन्नति का प्रभाव है जो कि सारे सामाजिक परिदृश्य को अपनी गिरफ्त में ले रहा है, सारे सामाजिक परिदृश्य को उत्कृष्टता की ओर ले जा रहा है। तो प्राचीन और अद्यतन का अद्भुत समावेश, आज हमारे बच्चे हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, उनको जानने का प्रयास करते हैं, तो ये एक अच्छी दिशा है, ये एक सकारात्मक दिशा है जो इससे पहले वाली पीढ़ी की तुलना में कहीं श्रेष्ठ स्थिति बनती हुई दिख रही है। आज के बच्चे समझने का प्रयास कर रहे हैं कि उस समय क्या कहा गया था, शास्त्रों में है क्या, वेदों में है क्या, इन पुराने धर्म ग्रंथों में है क्या, इससे कैसे समूचे संसार को दिशा मिल गई। आखिर जितनी खोज हुई, जितने आप वैज्ञानिकों के नाम जानते हैं, उन वैज्ञानिकों में अधिकांश वो हैं जो 1600 और उसके बाद के हैं। तो ब्रिटेन और अमेरिका में इससे पहले शोध क्यों नहीं हुए? जब हमारे धर्म ग्रंथ पूरे विश्व को टच करने लगे तब वहां पर जाकर के शोध हुए और उस प्राचीन का उन लोगों ने ज्यादा फायदा उठा लिया। अब हमारी समझ में आया कि हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में बहुत कुछ है। आप समझिए कि नालंदा जैसे विश्वविद्यालय को जलाने आया हुआ वह क्रूर व्यक्ति, जिसने उसको जलाया और 6 महीने तक नालंदा की लाइब्रेरी जलती रही, कितना विशाल एक व्यवस्था रही होगी। वहां पर हस्तलिखित कितनी पांडुलिपियां रही होंगी जिसे जलने में 6 महीने का समय लग गया। और हमारी इस संस्कृति को धूल दूषित करने का प्रयास बहुत माध्यमों से हुआ। कंठ से कंठ होती हुई इस स्थिति को हम अब तक लेकर के आए हैं और उस प्राचीन धरोहर का आज की इस विज्ञान और ज्ञान की शाखाओं के साथ, ज्ञान के प्रस्फुटन के साथ, सामाजिक विज्ञान के परिक्षेत्र में प्रयोग करके हम उस अद्भुत समावेशन को पुनः जीवित कर रहे हैं और पुनः उससे सीखने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे जीवन शैली थी? आप समझिए 21 जून को योग दिवस के रूप में आप मनाते हैं, कितनी प्राचीन व्यवस्था है, लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी है और हम उसका खुलकर स्वागत कर रहे हैं। पूरे विश्व ने उसका खुलकर स्वागत किया है। तो इस तरह से प्राचीन और अद्यतन का अद्भुत समावेश एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। अगली बात, भावी जीवन की तैयारी। अब तक भले ही हमें जो कुछ भी पढ़ाया गया और इतिहास जहां गलत पढ़ाया गया, अब समझ में आया कि कहां कहां गलतियां हुई हैं। क्या इतिहास गलत पढ़ाया गया, क्या मजबूरियां रही होंगी जिसकी वजह से हमें वह इतिहास पढ़ाया गया जो कि हमें बहुत अधिक आवश्यक नहीं था। तो ऐसी स्थिति में अब हम उस असली इतिहास से समझ रहे हैं कि क्या गलतियां हमसे हुई हैं और हम भविष्य में अपने आप को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर लाइफ, भावी जीवन की तैयारी, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है, क्रांतिकारी परिवर्तन है कि हम कम से कम इतिहास की भूलों से सीखने का प्रयास तो कर रहे हैं। हमारे विद्यार्थी कम से कम इस ओर ध्यान तो दे रहे हैं, हमारे शिक्षार्थी इसको समझने का प्रयास तो कर रहे हैं। निरंतर विद्यालय आने वाले विद्यार्थियों ने बहुत अच्छी तरह से इसका मनन किया है, बहुत सारे प्रश्न इस संदर्भ में पूछे हैं कि सर ऐसा पढ़ाया गया जबकि वास्तव में ये स्थिति है। तो आप समझिए कि ज्यादा समय तक झूठ भी नहीं चल सकता, सच्चा इतिहास पढ़ाना होगा, सच्ची बातें रखनी ही होंगी। अगली बात,
जागरूकता विकास समस्या समाधान में सहायक, यानी अवेयरनेस डेवलपमेंट हेल्पफुल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब एक जागरूकता आई है, हम समझ पाए हैं कि क्या हितकर है और क्या लोगों ने अपने हित वाला हमको पढ़ा दिया है, किस तरह से गुमराह करने का प्रयास किया गया है। तो ऐसी स्थिति में जागरूकता का विकास होने से बहुत सारी समस्याएं तो यूं ही दम तोड़ देंगी। आवश्यकता इस बात की है कि ज्ञान की उन्नति के इस प्रभाव के क्रम को हम लगातार बनाए रखें, और निश्चित रूप से सामाजिक विज्ञान का यह दायित्व है कि यह जो परंपरा, यह जो व्यवस्था शुरू हुई है, इसे हम दीर्घकालिक बनाएं। अगली बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसलिए हम सब कुछ पढ़ते हैं, सारे शोध करते हैं, सारी क्रियाएं करते हैं, वह है सत्य व ज्ञान की खोज की प्रेरक, मोटिवेटर ऑफ सर्च फॉर ट्रूथ एंड नॉलेज। ये जो ज्ञान की उन्नति है, इसने हमें बाध्य कर दिया है कि हम सब मिलकर सत्य की तलाश करें, नवाचार करें, नए नए चीजों को गढ़ें। और इससे होगा ये कि जो परिक्षेत्र अधूरे रह गए, जिन पर कम काम हुआ है, उन परिक्षेत्रों पर हम काम कर पाएंगे। और सत्य के ज्ञान की तलाश में जब हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो इस पथ के बहुत सारे अनुगामी होंगे, और जो हमारी आवश्यकताएं हैं, जो हमारी समस्या के समाधान के लिए आवश्यक तथ्य हैं, जो हमारी आज की आवश्यकताएं हैं, उन सबको पूर्ण करने में कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। तो निश्चित रूप से सामाजिक विज्ञान के परिक्षेत्र में एक ज्ञान के प्रस्फुटन का बहुत ही अच्छा, बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, और इसको मना नहीं किया जा सकता, इसको हम किसी तरह से छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते। अब हम आते हैं दूसरा बिंदु, इसमें है साइंस, यानी विज्ञान, विज्ञान पर ज्ञान की उन्नति का प्रभाव, इंपैक्ट ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज ऑन द साइंस। साइंस पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, आइए इस पर थोड़ा विचार करते हैं। आप जानते हैं कि आज का युग विज्ञान का युग है, और विज्ञान के आधार पर भौतिक युग में हम अपने को यथार्थ के अधिक निकट पाते हैं। ज्ञान के प्रस्फुटन से विज्ञान को भी दिशा मिलती है, और इसने मानव की जिंदगी को आसान बनाने में अहम भूमिका का निर्वहन किया है। और इसने जो भूमिका अभिनीत की है, उससे बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। यह परिवर्तन का क्षेत्र इतना बड़ा है कि अगर केवल इस पर ही बात की जाए तो एक दिन पूरा निकल सकता है। हम इसमें से कुछ को यहाँ पर रख रहे हैं, आप लोग अपनी सुविधा के हिसाब से इसमें और जोड़ सकते हैं, इन्हें छोड़ सकते हैं, और योग कर सकते हैं, कुछ बदल सकते हैं। हम अपना कोई सा दिन, कोई सा क्षण भी तो ऐसा नहीं पाते जो कि विज्ञान से अछूता है। अगर आप यहाँ पर रोशनी देख रहे हैं, अगर आप इसको रिकॉर्ड होता हुआ देख रहे हैं, अगर आप इस तरह से इस चैप्टर के आप तक पहुंचने की पूरी प्रोसेस देख रहे हैं, तो क्या यह बिना विज्ञान के संभव था? सवाल ही नहीं उठता। हम एक एक करके जिन क्षेत्रों में इस मानव पीढ़ी को इसका लाभ हुआ है, ऐसे कुछ बिंदुओं पर विचार कर लेते हैं। और उसमें हम पहला है रखते हैं स्वास्थ्य या स्वास्थ्य व चिकित्सा, हेल्थ एंड मेडिसिन। आज पूरे विश्व में हम मेडिसिन के एक बहुत बड़े निर्यातक हैं। कोरोना काल में हमने जो ड्रॉप बनाई, उसका, उस इंजेक्शन का पूरे विश्व में इस्तेमाल हुआ। कुछ लोग हो सकते हैं जिन्हें कि किसी की हर चीज में हर एक बुराई ही दिखे, लेकिन जहां अच्छाई है वहां अच्छाई कहनी चाहिए, और जहां बुराई है वहां बुराई कहनी चाहिए, और निष्पक्ष रह करके अपनी बात रखनी चाहिए। क्योंकि हम लोग शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। मैं अपने शिक्षार्थियों से भी यही बात कहूंगा, अपने साथियों से भी यही बात कहूंगा। तो स्वास्थ्य व चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। आप समझिए, इतने कम समय में कोरोना की दवाई खोज लेना और उससे निजात दिला देना, इतने बड़ी आबादी तक वह जन जन तक पहुंचा देना, यह एक बहुत बड़ा काम था। तो ज्ञान के प्रस्फुटन ने हमें जागरूक किया कि हाँ, हम जागरूक होकर के इसको लगवाएं, इनकी ड्रॉप्स को, इनकी इंजेक्शंस को लगाएं। और आपने यह भी देखा होगा कि जहां पर अशिक्षा थी, जहां पर विज्ञान की पहुंच कम थी, वहां पर इसका विरोध हुआ, और बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, इससे तो हम मर रहे हैं, मरने से बचाने के लिए व्यवस्था बनी हुई है, तो इसको हम स्वीकार कर लें। तो ज्ञान के प्रस्फुटन से उन्नति होती है। ज्ञान उन्नति करने वाला एक प्रमुख साधन है। विज्ञान के क्षेत्र में भी इसने बहुत कुछ दिया है। विज्ञान का वह क्षेत्र जो कि आज से सदियों पहले था, और आज का परिक्षेत्र की वजह से ही तो हम कहते हैं, अरे तुम कैसे आदमी 14वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं।
आवश्यकता इस बात की है कि अगर हम वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलेंगे, आज के हिसाब से शोध नहीं करेंगे, आज के हिसाब से तमाम चीजों की खोज नहीं करेंगे, आज के हिसाब से हम दवाइयों की और स्वास्थ्य की सुविधा का ध्यान नहीं रखेंगे, तो कहीं हम बहुत पिछड़ जाएंगे। ये बहुत आवश्यक है और इसकी ज्ञान की उन्नति ने ये एक बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन विज्ञान में किया, जो कि स्वास्थ्य व चिकित्सा के परिक्षेत्र में। अगला परिक्षेत्र है कृषि यानी कि एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। प्रथम पंचवर्षीय योजना ही हरित क्रांति की द्योतक थी और हम अपने खाने लायक पैदा कर पाए। आज हम निर्यात करने लायक भी पैदा करते हैं। आज कई क्षेत्रों में हमारा अपना पूरा का पूरा कब्जा हुआ है। चीनी उत्पादन में हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं। दुग्ध के उत्पादन में हम प्रथम स्थान प्राप्त कर चुके हैं विश्व में। तो ऐसे बहुत सारे परिक्षेत्र हैं और इस परिक्षेत्र का अगर हम बेस तलाशने का प्रयास करें तो वह कृषि है। तो वहां पर जो उर्वरक हैं, वहां पर जो आज के साधन है, जो सिंचाई की व्यवस्था है, जो नलकूपों की व्यवस्था है और जिससे हर खेत तक पानी पहुंचने की जो व्यवस्थाएं हैं, हर खेत में मिट्टी को चेकिंग से लेकर के और उसमें किस तरह की खाद कितनी मात्रा में इस्तेमाल होना चाहिए, इसके बारे में जो जागरूकता है, जो ज्ञान की उन्नति हुई है, उसी का परिणाम तो यह है कि हम भरपूर फसल ले पा रहे हैं, हम भरपूर फसल ले पा रहे हैं, भरपूर फल पैदा कर पा रहे हैं। और जो हम फल पैदा करते हैं उसके संरक्षण के तमाम प्रयास हमने किए हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा उत्पादन का परिक्षेत्र निरंतर बढ़ रहा है। बहुत सारी बाधाएं आती हैं। जब आंधियों का दौर आता है, आम पर बौर आता है, उस समय बहुत सारी इस तरह की बातें होती हैं जिससे कि बहुत कुछ नुकसान हो जाता है, लेकिन फिर भी हम आज आत्मनिर्भर हैं, अपने भोजन की व्यवस्था की है। अगली बात उद्योग या इंडस्ट्रीज। आप समझिए, पहली पंचवर्षीय योजना में 5 से बढ़कर के 264 तक पहुंच जाना, लगातार भारी उद्योगों का बढ़ता रहना और आज समग्र क्षेत्रों में उद्योगों का लगना, यह ज्ञान की उन्नति का ही तो प्रभाव है। एक समय जब ये बृहत उद्योग लगने प्रारंभ हुए तो लोगों में शंका थी कि लघु उद्योग पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे और लोग बेरोजगार हो जाएंगे, लेकिन इन बड़े कल कारखानों में लोग लगे और बहुत सारी सुविधाएं बढ़ी। उससे हमारी सोच का स्तर बदला, हमारे ज्ञान की उन्नति के साथ विज्ञान के परिक्षेत्र को स्वीकार किया जाने लगा और इसका विरोध धीरे धीरे करके कम होता गया। और उसी का परिणाम यह है कि आज तमाम नई इंडस्ट्रीज भारत में हैं। आज हम विश्व के व्यापार परिक्षेत्र से प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में हैं और अगर हम कहीं केवल लघु कुटीर उद्योगों पर ही रह गए होते तो आज हमारी ये स्थिति नहीं हो पाई होती। और ज्ञान के प्रस्फुटन का, ज्ञान के विस्तार का, ज्ञान की उन्नति का अगर इस्तेमाल न हुआ होता तो विज्ञान का ज्ञान भी पिछड़ा हुआ रह जाता। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि उस ज्ञान की उन्नति की जो विशिष्ट धरोहर है और वह जो दिशा दे रही है, जिस ओर इंगित कर रही है, उससे हम सीखें और विज्ञान के क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों को स्वीकारें। अगली बात, एक महत्वपूर्ण बहुत जबरदस्त क्रांति हुई किस क्षेत्र में? संचार के क्षेत्र में। हमारे जो तमाम उपग्रह यहाँ से छोड़े गए हैं और जो हमने व्यवस्थाएं बनाई हैं, उसका परिणाम है कि आज हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। और ये संचार के क्षेत्र में तो क्रांति ही हो गई कि हम 5G के आ जाने से कितना कुछ सरल हो गया है। चीज़ें कितनी अच्छी, कितनी सरल ढंग से एक जगह से दूसरी जगह फाइल से भेजी जा सकती हैं। बहुत सारी फिल्म, समाचार, यहाँ तक कि हम सारा का सारा केवल इस पर ही आधारित करके देखने लगे हैं और वह क्रिस्टल क्लियर आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है, आपका मोबाइल है, आप सेकेंड्स में दूसरी जगह हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति से संपर्क साध लेते हैं। आप यहाँ पर होने वाली घटना की सूचना उसको दिखा सकते हैं। यहाँ पर होने वाले चेंजेज दूसरी जगह बैठा हुआ आपके परिवार का व्यक्ति महसूस कर सकता है। आप अपने यहाँ CCTV लगवा सकते हैं और उस CCTV को आपके परिवार के सारे लोग, भले ही वो कहीं भी हों, वहाँ पर वो देख सकते हैं। कितनी क्रांति हुई है इस संचार के परिक्षेत्र में। और संचार के परिक्षेत्र की अलग अलग चीज़ों को हम डिवाइड कर लें और उनको बात करना शुरू करें तो बहुत लंबा समय उसमें लग जाएगा। लेकिन इससे कोई भी असहमत नहीं हो सकता
कि ज्ञान की उन्नति का यह विशेष प्रभाव है कि संचार के क्षेत्र में इस तरह की क्रांति संभव हो सकी। अगली बात, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन के क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट की जो व्यवस्था आज की, वह ज्ञान की उन्नति की वजह से ही इस स्थिति को प्राप्त कर सकी। जिन लोगों ने पुरानी पुस्तकों को पढ़ा है, वहाँ यह भी पढ़ने को मिला होगा कि जो लोग समुद्र पार करते हैं उनके घर पर ऐसा ऐसा हो जाता है, इस तरह के नुकसान होते हैं। और आज आप अगर उसको पढ़ेंगे तो वह हंसी की बात लगेगी। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम उस ज्ञान की उन्नति के साथ तालमेल बैठाएं। और ये जो परिवहन का क्षेत्र है, आज भारत में चमकती हुई सड़कें हैं, फ्लाईओवर्स हैं, और वायुयान की सेवा जन जन तक पहुंचने वाली है। कार, बस और तमाम साधनों से जो हम यात्रा करते हैं वह सुगम हो गई है। साथ साथ इनमें भी ऐसे परिवर्तन हुए हैं जो कि डिजिटल है। आज ब्रेक लगाना, और पुराने समय में जो ट्रक चलाते थे 1210D गन्ने का ट्रक जो लोग भर करके ले गए होंगे उन्हें पता होगा किस तरह से रोका जाता था, और आज इशारों में गाड़ी रुकती है। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में, और ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा है। आज हम एक अलग से ट्रैक की बात करते हैं कि एक जो है रेल परिवहन में एक लाइन केवल इसी वजह से होगी ट्रांसपोर्ट के लिए, जिससे कि एक जगह से दूसरे स्थान तक हम सावधानी से और बड़े समय पर चीज़ों को पहुंचा सकें। तो ये क्रांतिकारी परिवर्तन है। चाहे वह आपकी डाक की व्यवस्था हो, चाहे आपका एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की व्यवस्था हो। कई बार पिछले आपने कहानियां सुनी होंगी कि उसने कुछ भेजा और इतने समय के बाद मिला कि वह व्यक्ति बूढ़ा हो गया। आज इस तरह की स्थिति नहीं है। आज आप भेजते हैं और ट्रैक ऑन रिकॉर्ड होता है। वो जो परिवहन करके ले जा रहा है आपकी डाक को, आपके सामान को, उसे आप देख सकते हैं, उसके ट्रैक को देख सकते हैं। तो कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है ज्ञान के इस विस्तार का, ज्ञान की इस उन्नति का, और निश्चित रूप से इसमें बहुत आमूलचूल परिवर्तन हो गया हमारे ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था में। अगली बात, मनोरंजन। मनोरंजन यानी कि एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में तो इस ज्ञान के विकास ने ऐसा अद्भुत स्थान बनाया है कि आज आप एक तरह से वरदान प्राप्त व्यक्ति की तरह से हो गए हैं। आप केवल बोलते भर हैं, वह फिल्म, वह मूवी आपके सामने आ जाती है। आप केवल उस शब्द को लिखते भर हैं, गूगल तलाश करके बताता है। आज आप उसको तलाश करने का प्रयास भर करते हैं और वह आपके समक्ष होता है। किसी मूवी का कोई सा गाना आपको सुनना है, देखना है, तो उसके लिए केवल बोलना पर्याप्त है। तो कितना बड़ा परिवर्तन आया है इस मनोरंजन के सेक्टर में कि आप अपनी मनवांछित चीज देख सकते हैं कभी भी, कहीं भी। और इसी तरह से जैसे ये अभी एक वीडियो बनाया जा रहा है, YouTube पर डाला जाएगा, और इसे आप फिर कहीं भी कभी भी देख सकते हैं। आपकी किताबों में इसका मैटर नहीं मिल रहा है, लेकिन यह उपलब्ध है। आप इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और इतना सरल है कि आप आराम से इसको समझ जाएंगे। और ये पूरी यूनिट का प्रतिनिधित्व करता है। तो मनोरंजन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन इस ज्ञान की उन्नति की वजह से हुआ। अगली बात, खाद्यान्न उत्पादन व संरक्षण। हम उत्पादन तो कर लेते थे, फलों का उत्पादन हम कर तो लेते हैं, लेकिन सारा का सारा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। आज भी बहुत बड़ी मात्रा में बेकार चला जा रहा है, खराब हो जा रहा है। तो आवश्यकता इस बात की है कि इस क्षेत्र में और कार्य किया जाए, ज्ञान की और अधिक प्रगति हो, लोग महसूस करें कि हाँ, इसको संरक्षण करने की व्यवस्था हो। अभी 6-7 साल पहले तो हम लगभग आधा खराब कर रहे थे फल। अब उस क्षेत्र में कुछ परिवर्तन हुआ है, कुछ चेंजेज हुआ है। तो खाद्यान्न उत्पादन व संरक्षण, फूड प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन के परिक्षेत्र में भी हम पहले की तुलना में अच्छी पोजीशन में पहुंचे हैं, और ये ज्ञान की उन्नति का प्रभाव ही। अब हमने धरती के अंदर की व्यवस्थाएं, धरती के ऊपर की व्यवस्थाएं, अब इससे भी ऊपर की व्यवस्था, वहां भी सेंध लगाइए। ये ज्ञान की उन्नति का प्रभाव ही है कि हम अंतरिक्ष तक पहुंचे, और उस स्पेस में हमने अपने उपग्रह स्थापित किए हैं। एक साथ बहुत सारे उन व्यवस्थाओं को स्थापित कर देना
जिससे कि हमारे संचार में अभूतपूर्व परिवर्तन आ जाए और उस स्पेस का सही इस्तेमाल हो जाए, वह यहाँ पर धरती पर रहने वाले लोगों को लाभ पहुंचा सके। ये सारे प्रयास तो ज्ञान के प्रस्फुटन की वजह से ही हुए हैं। अगर ज्ञानात्मक उन्नति न हुई होती तो क्या हम इस क्षेत्र में सोच भी सकते थे? बड़ा मुश्किल था। और अगला बिंदु है युद्ध यानी कि वार। आज हमारे पास होना सब कुछ चाहिए और हम बहुत मजबूत स्थिति में होने चाहिए, और वह स्थिति इस ज्ञान की उन्नति की वजह से ही बनी है। क्योंकि आप समझिए, ऐसे सांप से तो व्यक्ति भी नहीं डरता जिसमें कि विष ना हो। तो हमें विष धारण करना चाहिए, हमें सशक्त होना चाहिए, होने के साथ साथ दिखना भी चाहिए। और उसी का परिणाम है कि आज भारत की जो स्थिति बदल रही है, यहां पर जो हमारे पास संसाधन है, जो हमारे पास अस्त्र शस्त्र हैं, जो हमारे यहाँ की ज्ञान की उन्नति की वजह से यहाँ आए हैं, और भारत कालांतर में इस तरह के अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करेगा जिसके बारे में विश्व ने सोचा भी नहीं होगा। बदलते हुए परिवेश में अपने जीवन में सबसे सुखद एहसास यही है कि भारत यहाँ पर आयुधों का निर्माण करने में सक्षम हो गया है और उसका निर्यात भी कर रहा है। जो जो ये बढ़ेगा, हम विकासशील से विकसित की ओर बढ़ेंगे। तो निश्चित रूप से ज्ञान की उन्नति का यह प्रभाव एक अमूल्य योगदान है हमारे उन लोगों का जिन्होंने इस पर क्षेत्र में काम किया है। अगली बात हम थोड़ी सी कर लेते हैं घरेलू संसाधनों की, घरेलू साधनों की, हाउस होल्ड अप्लायंसेस। हम घरों में चाहे पंखे की बात हो, कूलर की बात हो, एसी की बात हो, टीवी की बात हो, गैस की बात हो, यानी हर क्षेत्र में, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन की बात हो, कोई सा क्षेत्र ऐसा नहीं छूटा जहां पर कि विज्ञान घुस न गया हो। तो ज्ञान की उन्नति का प्रभाव ही तो है कि जैसी भी हमारी आवश्यकता हो, रोटी बनाने के लिए मशीन है, कपड़े धोने के लिए मशीन है, बर्तन धोने के लिए मशीन है। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं हुई हैं, जो घर में एक तरह से क्रांति आ गई। पहले तो हम सोचते थे कि जो वाइपर आ गया, वाइपर भी एक क्रांति है। इससे पहले पानी निकालना बड़ा मुश्किल था, सफाई बड़ी मुश्किल थी। आप अगर सोचेंगे अकेले वाइपर के बारे में, जो शून्य टेक्नोलॉजी पर आधारित चीजें हैं उनके बारे में आप विचार करेंगे, तब भी आप पाएंगे कि हाँ, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। तो घरेलू साधनों में भी इस तरह की बदलाव हुआ है। तो आप आज ये मानिए कि निश्चित रूप से बहुत सारे परिक्षेत्र गिनाए जा सकते हैं, और उनमें एक बहुत ही मुख्य परिक्षेत्र है जिसपे कि हम बहुत शॉर्ट में यहां पर बात कर रहे हैं, और वो यह है कि मानव मूल्यों में परिवर्तन हुआ है, मूल्यों में संवर्धन हुआ है। और वो मूल्य है बौद्धिक मूल्य, जिसे इंटेलेक्चुअल वैल्यूज के नाम से आप जानते हैं, नैतिक मूल्य, मॉरल वैल्यूज, हमारी व्यावहारिक मूल्य जो प्रैक्टिकल वैल्यूज हैं, मनोवैज्ञानिक मूल्य यानी साइकोलॉजिकल वैल्यूज, सांस्कृतिक मूल्य कल्चरल वैल्यूज, सौंदर्यात्मक मूल्य एस्थेटिक वैल्यूज, और व्यावसायिक मूल्य यानी कि कॉमर्शियल वैल्यूज। इन सब में तो चेंज हो रहा है। क्या ये बिना ज्ञान के हो रहा है? क्या हम आज वही उन्हीं मूल्यों को मान रहे हैं जो बहुत पहले चले आ रहे थे? अरे अगर हमने बदल दिया ना, बदलना छोड़ दिया, तो हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। जिस तरह से कि एक जगह रुका हुआ वाटर स्टैग्नेंट वाटर हो जाता, सड़ जाता है, और जो प्रवाह में होता है उसमें निरंतर नयापन आता रहता है। उस तरह से ज्ञान की उन्नति का यह विशिष्ट प्रभाव निश्चित रूप से संपूर्ण मानव को, संपूर्ण विश्व को बहुत आगे ले जाने वाला है। तो अभी हमने विचार किया कि विज्ञान के परिक्षेत्र में इस ज्ञान की उन्नति ने क्या क्या प्रभाव डाला है, और ये हमने उस विज्ञान की उन्नति के बहुत से छोटे से अंश का हमने यहां पर व्याख्या की है। अगर उसमें हम डीप घुसे और हम बताएं कि रसायन के क्षेत्र में क्या हुआ है, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में क्या हुआ है, जूलॉजी के क्षेत्र में, बॉटनी के क्षेत्र में, माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में, यानी विज्ञान की इतनी शाखाएं हैं कि अगर शाखाओं का हम नाम लेना शुरू करें तो 1-2 घंटा तो उसी में लग जाएगा। और उन सारे क्षेत्रों में ज्ञान की उन्नति का प्रभाव परिलक्षित हो रहा है। हमारे बच्चे नए नए विषय पढ़ रहे हैं जो कि हमारी पीढ़ी ने देखे सुने भी नहीं थे। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, और बहुत बड़ा परिवर्तन, निश्चित रूप से सुखद परिवर्तन। इस पर हम गर्व कर सकते हैं। अब अगला जो इसमें बिंदु दिया हुआ है वह है कि गणित के क्षेत्र में क्या हुआ है। तो गणित के क्षेत्र में ज्ञान की उन्नति से होने वाले परिवर्तन, यानी कि चेंजेस ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज
in the field of mathematics. अब मैथमेटिक्स की अगर हम डीप की बात करने लगे कि इंटीग्रल कैलकुलस से क्या होता है, या डिफरेंशियल कैलकुलस से क्या होता है, या हाइपरबोला कहां पर किस तरह का योग करता है, या फिर बम गिराने के लिए प्रक्षेपण की जो व्यवस्था है उसकी कैलकुलेशन क्या है, तो ये एक डीप व्यवस्था हो जाएगी। और निश्चित रूप से सभी लोग जानते हैं कि हम कोई भी बात कहें उसमें गणित घुसी हुई होती है। अगर हम कहें कि यह उससे लंबा है तो इसमें लंबाई नापी किससे गई है, जो तमाम मीजर्स हैं, कह रहे इतने बजे हैं, तो ये अंक कहां से हैं, किस परिक्षेत्र के हैं। आज MKS सिस्टम, FPS सिस्टम, CGS सिस्टम और तमाम सिस्टम जो विकसित हुए हैं उन सबका आधार गणित ही तो है भाई। चाहे शून्य की बात हो, चाहे और अंकों की बात हो, चाहे बाइनोमियल थ्योरीज की बात हो, या और तमाम थ्योरीज की बात हो, हम डीप अगर मैथमेटिक्स में जाएंगे तो वो सबकी समझ से परे हो जाएगा, क्योंकि वही लोग समझ पाएंगे जो कि मैथमेटिक्स से जुड़े हुए हैं। तब हम किसकी बात कर ले, थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि हमारे मूल्यों में क्या परिवर्तन हुआ है। दुनिया में ज्ञान का सागर हिलोरे मार रहा है। बहुत सा ज्ञान कल्पना से यथार्थ की ओर चलता है, तो बहुत सा यथार्थ के मजबूत नींव पर समस्या समाधान की योग्यता रखता है। गणितीय आधार ऐसा ही है, जिसमें एक सिद्धांत एक दिशा का बारंबार सत्य यथार्थ बोध कराता है। ज्ञान की उन्नति ने इसे नीरसता से सरस यथार्थ की ओर अग्रसरित किया है। बहुत सारे परिवर्तन हैं, उनमें से कुछ परिवर्तन फिर भी मैं आपके सामने रख दे रहा हूं, क्योंकि गणित के परिवर्तन मैं समझता हूं गणित के विद्यार्थी के माध्यम से लिखे जाए और गणित के शिक्षार्थी के माध्यम से समझे जाए। और ये एक बहुत ही अद्भुत क्षेत्र है। इसमें सेकंड्स का इस्तेमाल सही ढंग से होता है। आप समझिए कि एक मानक सेकंड की भी अगर हम बात कर लें तो 9192631770 बार जब सीजे परमाणु कंपन कर लेता तब एक मानक सेकंड होता है, और उस सेकंड का हम इस्तेमाल करना सीख गए, तो ये एक बहुत बड़ी बात है और ये गणित की वजह से सीखा जा सका है। और गणित यह ज्ञान की उन्नति का परिणाम है कि इस क्षेत्र में और कार्य हुआ है। आप समझिए बहुत सारे गणित की शाखाएं, उनके नाम इस तरह के जो कि हमारी पीढ़ी ने सुने भी नहीं, और हमारे नए बच्चे उन परिक्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल करेंगे, क्योंकि ज्ञान की उन्नति में उन्हें भी तो अपना योग देना है और उस ज्ञान की उन्नति का प्रभाव गणित में परिलक्षित होना है। तो हमने भले ही कैलकुलेटर बनाया हो, हमने भले ही कंप्यूटर बनाया हो, भले ही कैलकुलेशन को बहुत सरल कर दिया, लेकिन इन सब का परिणाम हमारे ऊपर जो पड़ा है, हम मूल्यों के रूप में पड़ने वाले प्रभाव का थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। इसमें पहली बात ही हम ले लेते हैं बौद्धिक मूल्य। हमने अब हमारे लिए कल्पना की बातें सही नहीं होती, 2 और 2 4 होता है तो हमेशा होगा, हर जगह होगा। किसी कैलकुलेशन की किसी चीज का परिणाम जो आ रहा है वो सब जगह होगा, एक जैसा होगा, तो इसे हम यथार्थ ज्ञान मानते हैं। तो बौद्धिक मूल्य का संवर्धन ये ज्ञान की उन्नति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव। दूसरी बात, जो हमारे मॉरल वैल्यूज हैं, जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, उन नैतिक मूल्यों को भी हमने यथार्थ की कसौटी पर कसना शुरू कर दिया है। और जब हम यथार्थ की कसौटी को उन्हें कसते हैं, जब हम विभिन्न टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जब हम विभिन्न इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि उसको हम आंकिक रूप में बदल लेते हैं, उस विद्यार्थी के सोचने समझने की शक्ति और जो अपने आप को प्रस्तुत करने का ढंग है, उससे हम पता कर लेते हैं कि इसकी मॉरल वैल्यूज क्या हैं। तो आप ये समझिए ये सब गणित का कमाल है। अगली बात, हम ये भी पता कर लेते हैं कि उसकी समायोजन क्षमता कितनी है, समाज के लोगों के साथ किस तरह का बिहेव करेगा, कितना उपयोगी है, कितना क्रूर है, कितना दयावान है। तो जो सोशल वैल्यूज है वह भी इसी का परिणाम है इस गणित का कि हम उसकी कैलकुलेशन कर पाते हैं। अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं कि भाई हम ये लगाएंगे, हम 2 ग्रुपों का अध्ययन करेंगे, टी टेस्ट लगाएंगे, 3 ग्रुपों का अध्ययन करेंगे, एफ टेस्ट लगाएंगे, और उससे हम जिस निष्कर्ष पहुंचेंगे उससे हम पूरे समाज को परिचित कराएंगे। ये है क्या? ये गणित का सामाजिक मूल्यों के उत्थान में योग ही तो है, और यह ज्ञान के प्रस्फुटन का परिणाम ही तो है, यह ज्ञान की उन्नति का प्रभाव ही तो है, परिणाम ही तो है। और इस तरह से इन मूल्यों का संवर्धन। अगली बात, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, प्रयोगात्मक मूल्य हम करके देख रहे हैं, हम उसे अप्लाई कर रहे हैं। एक क्षेत्र जो परिणाम आ रहे हैं उसे हम देख रहे हैं, हाँ इसी तरह का दूसरे क्षेत्र होगा, वहां पर लागू होगा। अब ऐसा नहीं कि पूरे विश्व में कहीं पर कुछ उन्होंने शोध कर लिया, हम उसको अपने ऐसा कैसा लागू करते हैं।
तो प्रयोगात्मक मूल्यों का संवर्धन, यह भी ज्ञान की उन्नति का प्रभाव है और यह गणितीय परिक्षेत्र में है। और तो और हम ये देखते हैं कि किन स्थितियों में व्यक्ति किस तरह का बिहेव करता है और किस तरह से उसको अनुशासित रखा जा सकता है, और इस तरह की स्थिति में अनुशासन का आंकड़ा क्या कह रहा था, और जो ही आंकड़ा शब्द आता है तभी गणित आ जाता है। तो उस गणित के आधार पर हम देखते हैं तो ये अनुशासनात्मक मूल्य जो हैं, जो डिसिप्लिनरी वैल्यूज हैं, उनका भी स्थापन कहीं ना कहीं गणित के सहयोग से होता है और ज्ञान की उन्नति का एक विशेष प्रभाव ही है। अगली बात, ऐसा नहीं है कि हमने पुरानी चीजों को बिल्कुल ध्यान में नहीं रखा है, हमने जाना है, हमने समझा है, हमने हवन की वेदी का, हमने हवन के लिए जो कुंड बनते हैं उनकी मापों का अध्ययन किया है, हमने उन ज्यामितीय स्थितियों का अध्ययन किया है। और वो क्यों बनाई उन्होंने? जब आपने एक अगर चैप्टर पढ़ा हो भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, तो वहां भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने बहुत अच्छी तरह समझाने का प्रयास किया है। और उस समय जो हमने गणना की थी तारों की, वो आज की अरबों रुपए से बनने वाली दूरबीनें उन्हीं के परिणाम बता रही, वही बातें बता रही हैं। तो आप समझिए कि उस सांस्कृतिक मूल्यों को हमने खोया नहीं, हम उनसे आज के बच्चों को प्रेरणा दे रहे हैं, उनके सामने वो बात रख रहे हैं और उसके प्रति श्रद्धा पैदा कर रहे हैं, जो कि आवश्यकता है आज की। तो सांस्कृतिक मूल्यों का प्रस्थापन, सांस्कृतिक मूल्यों का स्थापन, यह भी गणित का एक अमूल्य योगदान है जो कि शायद दिखाई नहीं पड़ेगा बहुत सारे लोगों को। एक और कि जब बहुत आवश्यक है कि जीविकोपार्जन किया जाए, तो जीविकोपार्जन मूल्य करने की आखिर ड्यूटी किसकी है? और जो भी हम अर्जित करते हैं अर्थ के रूप में, क्या बिना कैलकुलेशन के, बिना गणित के संभव है कि हम उसके बारे में सही ढंग से व्यवस्था बना सकें, हम बजट बना सकें घर का, चाहे राष्ट्र के बजट की बात हो, विश्व में खर्चने वाले उस बजट की बात हो, चाहे अपनी जेब के बजट की बात हो, हर जगह तो गणित ही काम में आता है। और यह ज्ञान की उन्नति का परिणाम ही तो है कि हम आगे पीछे सभी पूरे व्यवस्था को संभाल कर रखना चाहते हैं, संभल कर चलना चाहते हैं। तमाम योजनाएं इस तरह की चल रहे हैं और जीविकोपार्जन मूल्य जो लिवलीहुड अर्निंग वैल्यूज हैं उनका विकास हो रहा है। ये बहुत आवश्यक है और ये ज्ञान की उन्नति का परिणाम है गणित के परिक्षेत्र में। ज्ञान की उन्नति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम जो गणितीय परिक्षेत्र में है वो है मनोवैज्ञानिक मूल्य, साइकोलॉजिकल वैल्यूज। हम मन स्थिति समझ करके, पहले हमने डीफ एंड डम और तमाम तरह के लोगों को एक ही विद्यालय में पढ़ाया, फिर हमने सोचा नहीं इनके लिए अलग अलग तरह की उसकी आवश्यकता है, जो मानसिक मंद है उसके लिए अलग तरह की पढ़ाई की आवश्यकता है। ये हम कैसे समझ पाए? जो हमारे साइकोलॉजिकल वैल्यू, जो हमारे मनोवैज्ञानिक मूल्य इतने विकसित हो गए ज्ञान की उन्नति के प्रभाव से, तब हम ये समझ पाए कि हाँ यह भी होना चाहिए। तो साइकोलॉजिकल वैल्यूज में किसने योग किया? गणित ने। किस वजह से किया? ज्ञान की उन्नति की वजह से। अगली बात, कलात्मक मूल्य। कलात्मक मूल्य और कला का बढ़ता हुआ स्तर। केवल एक कला कहने से केवल आप चित्र बने हुए कला को मत समझिएगा, बहुत सारी कलाएं हैं, शिल्प कलाएं हैं। आप समझिए बौद्ध युग में 27 शिल्पों का स्थान था। आज ऑर्नामेंट्स की बात हो, मकान बनने की बात हो, पुल बनने की बात हो, हर जगह तो उस कला का इस्तेमाल है। आप समझिए ऑस्ट्रेलिया जो पुल बनाता है और उसको जब उसकी एक्सपायरी डेट होती है तो उसको किस तरह से उड़ाया जाएगा और वो कितना सुंदर लगेगा, इस पर भी काम करता है। आज हम भी इस पर काम करने लगे। तो ये जो कलात्मक मूल्य हैं, ये जो आर्टिस्टिक वैल्यूज हमारी हैं, ये किसकी वजह से बढ़ी? ये ज्ञान की उन्नति की वजह से बढ़ी। वरना पुल का गिरना ऐसे ही गिर जाता है, ऐसे ही गिरा देते धमाका करके। नहीं, सुंदर ढंग से गिरना चाहिए और बहुत सुंदर नजारा होना चाहिए। तो इन तमाम क्षेत्रों में कला का समावेशन ये ज्ञान की उन्नति का प्रभाव है और गणितीय परिक्षेत्र में उसका इस्तेमाल करके हमने एक अद्भुत व्यवस्था बना दी है। गणित ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण योग दिया है और ये गणित का ही प्रभाव है कि हम यहां से भेजे हुए प्रक्षेपास्त्र एक निश्चित स्थान पर गिरा पाते हैं। उसकी परास क्या हो, उसको किस एंगल पे छोड़ा जाए, उसे किस तरह से, कितनी पावर है, इन सबका अध्ययन उसी के माध्यम से होता है। तो गणित एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आप समझिए वो ऐसा देवता है जो समूचे मानव मात्र की सेवा कर रहा है और ये ज्ञान की उन्नति का परिणाम है। अगर हम ज्ञानात्मक उन्नति करते रहेंगे तो हमारा गणित भी समृद्ध होता रहेगा और हमारी तमाम वैल्यूज बढ़ेंगी जो कहीं मानव मात्र की सेवा करेंगी। एक और बात कि केवल राष्ट्र को बांध ले, ऐसा भी नहीं। गणित में अगर आज कुछ शोध हुआ तो ऐसा नहीं केवल एक राष्ट्र में काम में आएगा। ये
भारत की उस भावना से मेल खाता है कि अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिताना तु वसुधैव कुटुंबकम। पूरा विश्व ही तो एक परिवार है, तो पूरे विश्व की उन्नति का पथ प्रशस्त करता है और अंतरराष्ट्रीय मूल्य जो हैं, इंटरनेशनल वैल्यूज जो हैं, वो सुगठित होती हैं, वो एक नया आयाम पाती हैं। विज्ञान की उन्नति गणित का आधार लेकर इन अंतरराष्ट्रीय मूल्यों को विकसित करने का प्रयास करते हैं। और उस टेक्नोलॉजी को, अगर मान लीजिए अभी हमारे प्रधानमंत्री ने यात्रा की अमेरिका की और वहाँ से कुछ समझौते हुए, उसमें से कुछ चीज़ें अब हमारे देश में बनेंगी और पहली बार बनेंगी, उस टेक्निक में वह योग कर रहा है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध ज्ञानात्मक उत्थान के आधार पर ही तो संभव हो सका। और अगर हम बहुत ही पिछड़े हुए देश होते जिसका ज्ञान का कोई लेवल ही नहीं होता, तो क्या आज हम उस टेक्निक को लेने का प्रयास करते? जो मोबाइल्स अब आपके हाथ में है, इसमें तमाम पर लिखा होता है मेड इन इंडिया, जो किसी समय किसी दूसरे राष्ट्र के नाम से हुआ करते थे। तो क्यों हुआ ऐसा? ये सारे परिवर्तन हो रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य विकसित हो रहे हैं, हमारी अपनी वैल्यू बढ़ रही है। वास्तव में मानव मानस को सत्य का महत्वपूर्ण बोध गणित ने कराया और दिशा दी। इसीलिए प्लेटो महोदय को कहना पड़ा, प्लेटो महोदय मैं समझ रहा हूँ सभी परिचित होंगे, कि मैथमेटिक्स इज ए सब्जेक्ट विच प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रेनिंग द मेंटल पावर्स। मतलब गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। हमारा ये मानसिक उत्थान इतना अधिक हो जाता है कि हम तमाम चीजों को अनायास कर बैठते हैं, हम विचार भी नहीं करते। अच्छा तुम इतने बजे आओगे, ठीक है, तब तक मैं अपने इतने बजे तक ये कार्य कर लूंगा। आप पूरी कैलकुलेशन कर लेते हैं, गणित आपका सहयोग कर देता है, हल्ला नहीं करता। तो ज्ञान की उन्नति से बहुत बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन गणितीय परिक्षेत्र में हुए। अब एक अंतिम परिक्षेत्र रह गया है, तो वह है भाषा का परिक्षेत्र। भाषा के क्षेत्र में ज्ञान की उन्नति से होने वाले परिवर्तन, चेंजेज ब्रॉट अबाउट बाय द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज इन द फील्ड ऑफ लैंग्वेज। मैं किसी एक लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूं। हालांकि जैसा अगर हमारी मातृभाषा हिंदी है तो हिंदी के उत्थान के लिए सारे काम करें, यह हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे देश के लिए गर्व की बात है। लेकिन सारी भाषाएं महत्वपूर्ण है। भाषा ही वह माध्यम है जिसने दूरियों को मिटा करके निकटता स्थापित करने का काम किया है। ज्ञान की प्रगति ने हमें विविध भाषाओं को समझने में मदद की है और सभी क्षेत्रों में उच्च प्रतिमान गढ़े जा रहे हैं। परिवर्तनों को हम इस प्रकार से इंगित कर सकते हैं जो ज्ञान की उन्नति की वजह से भाषा के परिक्षेत्र में हुआ है। तो उसमें पहले बिंदु के रूप में देखिए आप, ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन। अगर हमारे पास भाषा ही नहीं होगी तो हम कैसे ज्ञान प्राप्त करेंगे? मेन सोर्स ऑफ नॉलेज। तो उससे पहले इसीलिए जब बच्चा छोटा होता है तब हम उसे अपने यहाँ आ इ ई या क ख ग घ या फिर ABCD या अलिफ बे पे ते टे से अलग यानी विभिन्न जो भाषाएं हैं उनकी हम लैंग्वेज को सिखाने का प्रयास करते हैं, उनके अक्षरों का बोध कराना प्रारंभ करते हैं। चाहे वो संस्कृत हो, चाहे उर्दू हो, अरबी हो, फारसी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, बहुत सारी भाषाएं, हिंदी हो। तो भाषा का जब परिचयकरण हो जाता है, अक्षरों का बोध हो जाता है, शब्दों का बोध होने लगता है, पंक्तियां बनने लगती हैं, तभी तो ज्ञान कहीं समझ में आता है। कि ज्ञान के रूप में जो कुछ भी वर्णित है पुस्तकों में और आज की ई लाइब्रेरीज में, आज के इस संचार के साधनों के बढ़ते हुए विशिष्ट परिक्षेत्र में, तो वह सारा का सारा कहीं ना कहीं उन शब्दों के माध्यम से ही हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है। तो ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन है भाषा। और ज्ञान की उन्नति की वजह से संभव हो पाया कि हम तमाम भाषाओं को समझने लगे। और कुछ तो ऐसी हैं जिसका कि सीधे सीधे ट्रांसलेशन, आप अगर मान लीजिए हिंदी से अंग्रेजी करना है तो हिंदी की शब्द डाल दीजिए, अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो जाएगा। अंग्रेजी की पूरी वो डाल दीजिए लिखी हुई और वो पूरा का पूरा हिंदी में चेंज हो जाएगा। इसलिए अलग अलग भाषाओं को दूसरे भाषा में कन्वर्जन हो जाएगा और आपके समझने लायक स्थिति बन जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी भाषा आपको नहीं आ रही तो आप कुछ समझ पाओगे। इसलिए ज्ञान प्राप्ति के प्रमुख साधन के रूप में भाषा योगदान कर रही है, जो कि ज्ञान की उन्नति का परिणाम। अगली बात, राष्ट्रीय एकता की दिशा बोधक। ये बात सही है कि आंखों आंखों में हम बहुत कुछ समझते हैं, लेकिन राष्ट्र को दिशा देने के लिए हमारी ड्यूटी है। हम जिंदा क्यों हैं? हमारे होने का अस्तित्व क्या है? हमारे यहाँ रहने का क्या हुआ है? अगर हम राष्ट्रवादी नहीं हैं
इसका मतलब राष्ट्र के विकास में योगदान देने वाले नहीं हैं, तो कहीं हम गद्दार तो नहीं हो गए? हमें समझना होगा इस बात को। और राष्ट्रीय एकता की दिशा बोधक है यही भाषा, जिस भाषा के माध्यम से तमाम विज्ञजन हमको लगातार समझाते हैं। और ये जो गाइड टू नेशनल इंटीग्रेशन हैं, ये आज के जो विचारक हैं, जो चिंतक हैं, जो पुराने चिंतक हैं, विचारक हैं, जो राष्ट्रीय एकता के हामी लोग हैं, वो सारे के सारे लोग कहीं चीख चीख करके कह रहे हैं, और उसे हम भाषा के माध्यम से आत्मसात कर पा रहे हैं, भाषा के माध्यम से समझ पा रहे हैं, और इस तरह से हमारी राष्ट्रीय एकता अक्षुण्ण रहेगी। भाषा के योगदान को इसमें भुलाया नहीं जा सकता। तो ज्ञान की उन्नति के साथ भाषाओं का यह विकास निश्चित रूप से हमें नए आयाम प्रदान करेगा। अगली बात, विचार विनिमय में सरलता, ईज ऑफ एक्सचेंज ऑफ थॉट्स। आज दुनिया सिकुड़ गई है। जब हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की, पूरे विश्व में उस तरह की समस्या है, मतलब कि एक जगह का प्रभाव दूसरी जगह पड़ रहा है। अभी पिछले दिनों में अमेरिका में समुद्र का जल इतना गर्म हो गया कि अरबों मछलियां मारी गई, और ग्लोबल वार्मिंग से हम सब चिंतित हैं। तो ऐसी स्थिति में एक जगह की समस्या को समझना भी तो हमें आना चाहिए। हम किसी समाधान तक पहुंचे तो उस भाषा को समझें। तो विचार विनिमय में आज की दुनिया में ज्यादा सरलता होगी। पहले जब एक साथ साथ एक व्यक्ति खड़ा होता था और हम यहाँ से एक भाषा में बोलते थे, वो ट्रांसलेशन करके सुनाता था, उस स्थिति से आज हम बहुत अलग स्थिति में आ गए और समझ पा रहे हैं, सहजता से सीख पा रहे हैं, इतने साधन विकसित हो गए। तो भाषा निश्चित रूप में ज्ञान की उन्नति से भाषा पर क्षेत्र पर जो परिवर्तन पड़ा है, उससे हम अपने इस देश में देश की भाषाओं को समझ पा रहे हैं। और अगर मान लीजिए हमारे पास उसका कोई ऑडियो आ जाता है तो हम उसको ट्रांसलेट करने में सक्षम है, उसके अर्थ को समझने में सक्षम है, भले ही वो भाषा हमने न पढ़ी हो। और धीरे धीरे उस भाषा को जब हम समझने का प्रयास करते हैं, हमारी रुचि बढ़ रही है। भारतीय विश्वविद्यालयों में तमाम विदेशी भाषाएं पढ़ाई जा रही हैं, और उन सबका परिणाम है कि यहाँ पर सीखने वाले वो बच्चे उन देशों में जाते हैं। जर्मनी सीखने के बाद जर्मन में जाना, ये सब क्या है? ये सब वही है कि विचार विनिमय में काफ़ी सरलता हो गई है। बहुत सारे लोग इस तरह के काम कर रहे हैं। हमारे बच्चों ने बहुत मेहनत की है इस क्षेत्र में। निश्चित रूप से ये पीढ़ी जो है वह इस के ऊर्जा के वंदन की अधिकारी है। तो विचार विनिमय में सरलता, ये एक ज्ञान की उन्नति का बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही अच्छा प्रभाव। अगली बात, व्यक्तित्व निर्माणक, पर्सनालिटी बिल्डर। आप समझिए, वह पर्सनालिटी आपको अलग ही नजर आएगी जो विविध भाषाओं का ज्ञान रखती होगी। जहां आप 10-15 मिनट उससे संपर्क में आए और उसने अपनी बात को रखा, तो आप समझ जाओगे कि हाँ, यह विशिष्ट है। आप समझ लो, जब कभी भारत ने घोष किया होगा कि पूरे विश्व के उत्थान की कामना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, और वह आज की आवश्यकता, इससे हट करके सोचना संकीर्ण था। तो पर्सनालिटी बिल्डिंग में इस भाषा के योगदान को हम नकार ही नहीं सकते, बल्कि आप करके देख लीजिए। आपको अगर मान लीजिए एक भाषा आती है, एक और सीखिए, तो एक अलग ही तरह का आपका अंदाज होगा। इसी तरह से एक और बहुत बड़ा परिवर्तन आया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ावा, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। जब आप एक विदेशी भाषा पढ़ते हैं और उस देश से संपर्क करते हैं, वहाँ के लोगों की भावनाओं को समझते हैं और उस भावनाओं से आप बाकी लोगों को परिचित कराते हैं, तो आप समझिए कितनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय समरसता की मिठास आप बोल रहे हैं। इसको आप सोच नहीं पाओगे। इतना बड़े अच्छे संबंध बनते हैं और विश्व बंधुत्व की भावना, विश्व परिवार की संकल्पना इससे बल पाती है। तो भाषा और इस क्षेत्र में होने वाली ज्ञान की उन्नति बहुत ही महत्वपूर्ण और संपूर्ण विश्व में एक नए सूर्य को उगाने जैसी स्थिति है। अगली बात, सामाजिक जीवन की प्रगति का आधार, प्रोग्रेस बेसिस ऑफ सोशल लाइफ। जो सामाजिक जीवन है उसकी प्रगति का आधार ही यह भाषा है। इसी से तो हम संबंध बनाते हैं। अगर हम इस भाषा के अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, संबंध प्रगाढ़ हो रहे हैं। इस भाषा का गंदा इस्तेमाल कर रहे हैं, संबंध खराब हो रहे हैं। इस भाषा का अच्छा प्रयोग कर रहे हैं, हमारा व्यापार बढ़ रहा है, व्यवसाय फल फूल रहा है।
इसका हम खराब इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम चर्चित हो रहे हैं कि ये किस तरह के व्यक्ति हैं। तो ये हमारी प्रगति का आधार भी है। अगली बात, चिंतन मनन का आधार भी है। थिंकिंग द बेसिस ऑफ मेडिटेशन, ध्यान, मनन, चिंतन। हमने ऐसा क्या कह दिया जो इतने लोग नाराज हो गए? हम इसका चिंतन कर रहे हैं, हम मनन कर रहे हैं कि हमारी भाषा में जो कुछ लिखा हुआ उसका हम फायदा दूसरे को दे सकें। हमने कोई नई भाषा सीखी तो उस भाषा में क्या लिखा है उसका फायदा हम उठा सकें। तो ये संपूर्ण चिंतन मनन, ये एक ऐसा चक्र पैदा होता है ज्ञान की उन्नति के साथ कि भाषा की उन्नति होती है और भाषा की उन्नति के साथ ज्ञान की उन्नति होती है। तो ये चक्र बड़ा मजेदार है, बहुत अच्छा है। और ज्ञान की उन्नति से निश्चित रूप से भाषाई परिक्षेत्र में हमने कहीं सुदृढ़ जमीन प्राप्त की है। अगली बात, ये टोटल प्रगति का आधार है। प्रगति का आधार द बेसिस ऑफ प्रोग्रेस है। ये हमारे समूचे क्षेत्रों में जो भी प्रगति दिख रही है, क्या हम मौन रह करके वो संबंध स्थापित कर सकते थे? क्या मौन रह करके भारत विश्व के दूसरे हिस्सों से व्यवसाय कर सकता था? कदापि नहीं। तो वो भाषा ही है जो वह सेतु है जिसने कि दूसरे देशों में भारत के कदम पहुंचाए हैं और वहां के लोग यहाँ पर आकर के व्यवसाय कर रहे हैं, परस्पर एक दूसरे को लाभ हो रहा है। तो भाषा ज्ञान की उन्नति से इतनी परिमार्जित हुई है कि वह हमारे जीवन यापन में हमारी प्रगति का संबल बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती कर रही है। अगली बात, कला, सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, सभी का आधार, द बेसिस ऑफ आर्ट, सिविलाइजेशन, कल्चर, लिटरेचर, इसको हम भाषा को मान सकते हैं। और ज्ञान की उन्नति का यह प्रभाव है कि हम चाहे सभ्यता के विकास की बात हो, तो आप समझिए कि आज़ादी के समय जो लोग कोयले से दांत रगड़ा करते थे, आज उनके यहाँ कोयला नहीं मिलेगा। क्या परिवर्तन नहीं हुआ है? जिन घरों में हाथ वाले पंखे नहीं मिला करते थे वहां पर इलेक्ट्रिक फैंस हैं। जो लोग एक वस्त्र में गुजारा कर लेते थे, आज उनके यहाँ सबसे ज्यादा वस्त्र तो फेंक जाते हैं। हर क्षेत्र में प्रगति हुई है, बस देखने का एक अंदाज तो होना चाहिए। और ये हुआ कैसे? क्या बिना भाषा को जाने वो चीजें आपके घर तक पहुंच सकती थी? क्या सभ्यता का विकास संभव था? क्या संस्कृति का और सांस्कृतिक मूल्यों का इतना लंबा स्थानांतरण संभव था? एक समय जब आतताइयों ने सारे ग्रंथों को जलाने का प्रयास किया तो कंठ से कंठ तक होती हुई ये धरोहर भाषा के माध्यम से ही तो आ सकी और जीवित है, उसे पुनः से लिखा गया। आज का साहित्य जो हमें दिशा देता है, जो हम अवसाद की स्थिति में होते हैं, तनाव की स्थिति में होते हैं, हमें उबार देता है, वह साहित्य अगर हम उस भाषा को न पढ़ पाते तो क्या वह हमारी मदद कर सकता था? तो तमाम परिक्षेत्र ज्ञान की उन्नति के साथ ऊंचे उठे हैं और भाषा की अपनी एक विशिष्ट स्थिति बनी है और घर घर तक उस भाषा ने पहुंच बनाई और उस भाषा से जुड़ी हुई चीजें व्यक्ति पढ़ता देखता रहता है। अरे हम ट्रेन से भी कहीं जा रहे हैं तो वहाँ लिखा हुआ आता है कि इतने बजे ट्रेन जाएगी, तो अगर हम उस भाषा को न जानते होंगे तो क्या समझ पाएंगे? वहाँ अनाउंसमेंट हो रहा होता है, अगर हम भाषा ही नहीं समझेंगे तो क्या समझ पाएंगे? भाषा बहुत ही आवश्यक है और इसकी आवश्यकता को किसी भी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो निश्चित रूप से ज्ञान की उन्नति का यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव है, बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन। इतने सारे हम परिवर्तन देख रहे हैं, ये सारे परिवर्तन तभी संभव हो पाए जब ज्ञान की उन्नति हुई है। इन चारों परिक्षेत्रों में जो अभी हमने अध्ययन किया है वह उस ज्ञान की उन्नति का ही परिणाम है। अब तक का प्रस्तुतिकरण यह भी बोध कराता है कि और भी बहुत सारे परिवर्तन इसमें शामिल होने से रह गए हैं। छोटे से कालखंड में विवेचना दुष्कर, जैसे शोध परिक्षेत्र, यानी शोध परिक्षेत्र में जो क्रांति हुई है, अगर हम उसकी केवल चर्चा करें, केवल शोध परिक्षेत्र पर ही एक वीडियो बनाए तो वह भी 1-2 घंटे ले लेगा। तो शोध परिक्षेत्र क्रांति इस ज्ञान प्रस्फुटन का परिणाम है, अन्यथा यह तीव्रता संभव ही नहीं थी। ज्ञान की उन्नति मानव को सर्वोत्कृष्ट प्रदान करने में सभी परिक्षेत्रों में मदद करेगी और सभी क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन निरंतर होते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अगर मान लीजिए आप देखना चाहते हैं, इसको आप PDF के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, तो educationacharya.com पर यह उपलब्ध रहेगी। धन्यवाद।